हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अमित हूँ। मैं आप सभी को एलएसपी कोचिंग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चौथा पार्ट, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। चलिए आइए जान लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स का परिभाषा क्या होगा, यानी रासायनिक बलगतिकी को कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया तथा क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि जिस शाखा के अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, यानी वह अभिक्रिया कितनी तेजी से हो रही है, और उस अभिक्रिया का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसको बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी, है ना। देखेंगे यहाँ पे एक और डिफिनेशन है, अथवा में चाहे तो आप इससे समझ सकते हो या इससे समझ सकते हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, इसको दर भी बोलते हैं, तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे लिखा गया है रासायनिक अभिक्रिया की दर, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। चलिए तो देखेंगे इसका परिभाषा क्या होगा। इकाई समयांतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। इसे स्मॉल r द्वारा सूचित किया जाता है ना। ये जो r है, ये r को आप लिख सकते हो रेट, है ना, ठीक है। इसको वेग भी बोलते हैं, है ना। आइए देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, है ना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई अभिकारक R है, यानी रिएक्टेंट, है ना, अभिक्रिया करके कोई प्रोडक्ट P बना रहा है, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर कैसे लिखेंगे जी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, देखेंगे बिल्कुल ध्यान से, है ना। क्या करेंगे जी, यानी R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा। ये डेल्टा को बोलते हैं कमी या वृद्धि, आप इसको परिवर्तन समझ सकते हो, है ना। चलिए डेल्टा एक्टिव मास ऑफ R बटा डेल्टा T। यहाँ पे क्या कर देंगे, सिर्फ माइनस को लगा देंगे, ठीक है। माइनस क्यों लगा, आगे देखेंगे, है ना। बराबर प्रोडक्ट की बात है, यानी प्रोडक्ट को अब लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे जी, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ C बटा क्या हो जाएगा जी, डेल्टा T। अब रही बात कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, क्यों, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, गुथा हुआ आटा, है ना, और रोटी, ठीक है। अब देखिए आटा से अगर रोटी बनाएंगे तो आटा धीरे धीरे क्या होगा जी, कम होगा, और रोटी क्या होगा, बढ़ेगा ना जी। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर अभिकारक से धीरे धीरे क्या होगा, उत्पाद बनेगा। तो अभिकारक क्या होगा, कम होगा, और उत्पाद क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। यानी ये कम होगा इसलिए माइनस, ये अधिक होगा इसलिए क्या, प्लस, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल कि इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे लिखेंगे, है ना। ऐसे लिख दिया जाए 2A प्लस 3B
अभिक्रिया करके कोई प्रोडक्ट 3C प्लस 4C प्लस 5D कोई उत्पाद बनाता है ना, यानी 2A प्लस 3B क्या है, आपका अभिकारक है, अभिक्रिया करके कोई क्या उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे लिखेंगे, देखेंगे ध्यान से, यानी R बराबर क्या हो जाएगा, अभिकारक है ना, तो क्या करेंगे, पहले माइनस लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए, आप ई को सांद्रता भी बोल सकते हो, है ना, क्या हो जाएगा जी, डेल्टा टी। अब देखिए, यानी ये जो इसका गुणांक है ना, इसको क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे इसमें। ठीक है ना, इसको देखेंगे हम तो कैसे लिखेंगे जी, इन बराबर का चिन्ह करके लिखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, अभिकारक है तो माइनस लगा दीजिए, 1/3, यानी इसके गुणांक से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, उसके बाद डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी बटा क्या हो जाएगा जी, डेल्टा टी, है ना। चलिए, फिर बराबर उत्पाद को क्या करते हैं, इसी में लिखते हैं, बराबर का चिन्ह दे करते हैं ना, क्या हो जाएगा जी, ये आपका प्लस में होता है तो क्या लिखेंगे, 1/4 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी बटा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, है ना। ठीक है, बराबर 1/5 ऑफ डी बटा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, देखेंगे अगला एग्जाम्पल लिखा गया है, यानी इस अभिक्रिया को क्या करना है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे जी, ध्यान से देखेंगे, R हमारा क्या हो जाएगा, ये अभिकारक है ना, तो पहले क्या करते हैं, माइनस, उसके बाद इसके गुणांक से भाग दे दीजिए 1/2। ठीक है, उसके बाद डेल्टा एक्टिव मास ऑफ NO बटा क्या हो जाएगा जी, डेल्टा टी। फिर बराबर, यदि आपका क्या है, अभिकारक है तो क्या लिखेंगे, इसका गुणांक 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डायरेक्ट लिखिए, माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ O2 बटा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा आपका जी, प्लस में है, यानी 1/2 उत्पाद है ना, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ NO2, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ठीक है, इस रिएक्शन को देखें हम, तो देखिए इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक क्या है, 1 है ना, तो रेट कैसे लिखेंगे जी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ H2, है ना, बटा क्या, डेल्टा टी, यहाँ पे माइनस लगा देंगे क्योंकि ये अभिकारक है ना, बराबर डेल्टा एक्टिव मास ऑफ H2, है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, माइनस लगा दीजिए, अभिकारक है। अब चलते हैं उत्पाद में, क्या हो जाएगा, 1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ HI बटा डेल्टा टी, है ना, यानी ऐसे जो है ना HI, आप इसको सांद्रता भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले बताया था, आप इसको सांद्रता या एक्टिव मास ऑफ E बोल सकते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले एग्जांपल देखेंगे, है ना। N2 प्लस 3H2 बराबर क्या, 2NH3, है ना। इसको रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे लिखेंगे जी, यानी क्या हो जाएगा, R, है ना, ये आपका दोनों क्या है, अभिकारक है तो माइनस लगा दीजिए, है ना, इसका गुणांक 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो क्या करेंगे, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ N2 बटा डेल्टा टी, है ना, बराबर, इसको भी कैसे लिखेंगे जी, -1/3, है ना, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ H2 बटे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ठीक है, अधिकारों को लिखना है तो 1/2, है ना, इन गुणांक से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ NH3
3 बटे क्या हो जाएगा डेल्टा टी। इस एग्जाम्पल को देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा जी, यानी R बराबर हो जाएगा हमारा अभिकारक है तो क्या करेंगे -1/2 यानी गुणांक से भाग दे दीजिए डेल्टा एक्टिव मास ऑफ SO2 है ना बटा डेल्टा टी है ना। यहाँ पे देखेंगे तो माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ O2 बटे क्या हो जाएगा डेल्टा टी। इसको देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा जी 1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ SO3 बटे क्या हो जाएगा डेल्टा टी है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर लिखने आ गया होगा। आइए देखते हैं, लिखा गया है औसत दर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एवरेज रेट, है ना। चलिए जान लेते हैं कि औसत दर का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, देखेंगे लिखा गया है किसी निश्चित समयांतराल में किसी अभिकारक अथवा उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का औसत दर कहलाता है ना। औसत दर बराबर क्या होता है जी, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समयांतराल, है ना। चलिए मान लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे कोई अभिकारक R है, जिस R है और उत्पाद P बना रहा है ना। और इसकी जो सांद्रता है यानी अभिकारक की जो सांद्रता है मान लेते हैं 10, है ना। और T बराबर क्या यानी समय बराबर मान लेते हैं 0, यानी समय बराबर 0 मानने का अर्थ है कि आप अभिकारक तो लिए हैं लेकिन अभिक्रिया नहीं करा रहे हैं, है ना। यानी एक पात्र में अभिकारक तो है लेकिन जैसे ही आप अभिक्रिया कराने के लिए जाते हैं और स्विच को ऑन करते हैं वही समय आपका क्या है यानी T बराबर 0 है ना। अब देखिए T बराबर 0 यानी अभिकारक, है ना, यानी अभिकारक अभिक्रिया नहीं कर रहा है तो उत्पाद भी क्या है नहीं बन रहा है ना। लेकिन जैसे ही T1 यानी समय को बढ़ा देते हैं, T0 से T1 कर देते हैं तो अभिकारक क्या है धीरे धीरे घटने लगता है और उत्पाद क्या है धीरे धीरे बढ़ने लगता है ना। फिर क्या करते हैं समय को यानी 2 कर देते हैं तो क्या होता है जी अभिकारक घटने लगता है और उत्पाद बढ़ने लगता है ना। मान लेते हैं कि T1 समय पर अभिकारक की जो सांद्रता है वो R1 है, T2 समय पर अभिकारक की जो सांद्रता है वो क्या है R2 है ना। उत्पाद में देखिए तो क्या होगा यानी T1 समय पर उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाएगा जी P1 और T2 समय पर उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाएगा जी P2, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे मोलर सांद्रता में परिवर्तन कैसे निकालते हैं जी, और समय अंतराल कुछ तो क्या करेंगे यानी T2 माइनस T1, है ना। चलिए तो औसत दर कैसे निकालेंगे जी, क्या लिखेंगे औसत दर बराबर चलिए पहले ऐसे लिख देते हैं, औसत दर क्या हो जाएगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ R बटा डेल्टा T। इसको बॉक्स में लिखते हैं, है ना। क्या हो जाएगा जी R2 माइनस R1 बटा T2 माइनस T1, है ना। ये अभिकारक है तो क्या करेंगे माइनस चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं उत्पाद के लिए क्या होगा, यानी उत्पाद के लिए औसत दर क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा यानी डेल्टा एक्टिव मास ऑफ P बटा डेल्टा T, है ना। क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 बटा T2 माइनस T, है ना। ऐसे इसको क्या करते हैं औसत दर को लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे ग्राफ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे यहाँ पे 2 ग्राफ लिए हैं, एक ग्राफ अभिकारक के लिए है और एक उत्पाद के लिए है ना। अब देखिए यहाँ पे T बराबर 0 पर यानी क्या होता है उत्पाद नहीं बनता है,
यानी t बराबर 0 पर उत्पाद नहीं बनता है, तो मान लेते हैं उसकी सांद्रता ये है। यानी ये जो बिंदु है, ये बिंदु क्या कर रहा है जी, 10 को दिखा रहा है ना। अब इसका ढाल कैसे प्राप्त होता है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, है ना। यानी ऐसे प्राप्त होता है, ठीक है। थोड़ा इसको अच्छे से बना देता हूं, यानी ऐसे प्राप्त होता है ना। अब देखेंगे, यानी t0 से अगर हम समय को t1 कर दें, है ना, तो देखेंगे ध्यान से कि सांद्रता में कमी कितना हो जाएगा जी, यानी कितना सांद्रता परिवर्तन हो जाएगा। मान लेते हैं ये R1 है ना, फिर समय t1 से t2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से, क्या हो जाएगा जी, R2 है ना। अब देखिए यहां से यहां तक क्या है, आपका t2 है, और यहां से यहां तक क्या है, t1 है। यहां से यहां तक R1 है और यहां से यहां तक क्या है, R2 है ना। तो बताएंगे कि यहां से यहां तक बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यानी t2 माइनस t1, और यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R1, है ना। चलिए तो क्या लिखेंगे जी, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ R बटा डेल्टा t बराबर क्या हो जाएगा जी, R1 माइनस R2 बटा T2 माइनस T1, है ना। अब देखिए ये क्या है, आपका अभिकारक है, तो क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे, है ना। जब माइनस चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको यहाँ कर दीजिए और इसको क्या कर देंगे, वहां कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा जी, माइनस R2, पहले मतलब लिखिए R2 माइनस R1 बटा T2 माइनस T1। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि R2 कम है R1 से, है ना। चलिए इसको देखते हैं हम, क्या होता है, यानी t बराबर 0 पर उत्पाद नहीं बनता है ना, तो सांद्रता भी क्या होगी, यहीं पर भी होगी, है ना। लेकिन जैसे ही t0 से t1 कर देते हैं, है ना, तो देखेंगे ध्यान से इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ ऐसे होता है ना। यानी t0 से जब t1 करते हैं तो सांद्रता क्या होता है, पहले 0 था, लेकिन जैसे ही समय को बढ़ाए हैं सांद्रता भी क्या हो गया है, बढ़ गया है ना। फिर क्या करते हैं, समय t1 से t2 कर देते हैं तो सांद्रता क्या हो जाएगा जी, इतना बढ़ जाएगा, है ना। इसको मान लेते हैं R2, है ना। तो डेल्टा एक्टिव मास ऑफ P कैसे लिखेंगे जी, क्या हो जाएगा, यानी R2 माइनस R1 बटा, सॉरी यहाँ P2 हो जाएगा, P2 माइनस P1 बटा ये P2 लेंगे इसको, P2 और ये क्या है आपका P1, है ना। तो क्या हो जाएगा जी, T2 माइनस T1, ठीक है। ऐसे इसको लिखते हैं, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे तात्क्षणिक दर, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखा गया है तात्क्षणिक दर, है ना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। चलिए जान लेते हैं, किसी दिए गए अल्प समय यानी क्षण भर में, है ना, पर अभिक्रिया का वेग या दर तात्क्षणिक दर कहलाती है या तत्कालिक दर कहलाती है ना। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कहने का मतलब है, किसी दिए गए समय पर कोई अभिक्रिया यानी 1 सेकेंड के अंदर, यानी नैनोमीटर से भी कम, पिकोमीटर से भी कम समय में हो जाती है, उसी दर को कहते हैं तात्क्षणिक दर, है ना। चलिए तो देखेंगे कि तात्क्षणिक दर को किस प्रकार से लिखते हैं, है ना। अभिकारक R है, अभिक्रिया करके कोई प्रोडक्ट बना रहा है P, है ना। तो R को कैसे लिखेंगे जी, यानी D एक्टिव मास ऑफ R बटा dt, है ना। ये अभिकारक है तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, है ना। देखिए तात्क्षणिक दर के लिए लिखते हैं D और अभिक्रिया की दर के लिए लिखते हैं डेल्टा, है ना। चलिए बराबर, इसको भी बराबर दे करके ही लिखते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, D
एक्टिव मास ऑफ पी यानी प्रोडक्ट बटा dt। ठीक है, इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे जी, यानी R बराबर क्या हो जाएगा, गुणांक से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। उसमें भाग देते थे ना, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, भाग दे देंगे, है ना। यानी क्या हो जाएगा, 1/2 ये अभिकारक है ना, तो क्या करेंगे माइनस, यानी D है ना, एक्टिव मास ऑफ NO2 बटा dt। ठीक है, इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे जी, गुणांक से भाग दे दीजिए पहले, 1/2 है ना, D एक्टिव मास ऑफ NO है ना बटा dt। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणांक 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो D एक्टिव मास ऑफ O2 है ना बटा क्या हो जाएगा dt। ठीक है, ये देखते हैं सामान्य अभिक्रिया को, क्या हो जाएगा जी, यानी R हमको लिखना है, यानी तत्क्षणिक दर लिखना है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी, यानी अभिकारक है तो माइनस लगा दीजिए, 1/2 है ना, यानी 2 से भाग दे देंगे, गुणांक से D एक्टिव मास ऑफ A बटा dt। ठीक है, बराबर माइनस 1/3 है ना, D एक्टिव मास ऑफ B बटा क्या हो जाएगा dt है ना, बराबर 1/4 D एक्टिव मास ऑफ C बटा क्या हो जाएगा जी dt। फिर इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 D एक्टिव मास ऑफ D है ना बटा क्या हो जाएगा जी dt। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे अगला एग्जाम्पल को कैसे तत्क्षणिक दर को लिखेंगे, यानी रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस किस प्रकार से लिखेंगे, है ना। क्या हो जाएगा जी, देखेंगे ध्यान से, यानी R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये अभिकारक है तो क्या लिखेंगे -1/2 है ना। ठीक है, D एक्टिव मास ऑफ NO2 है ना बटा क्या हो जाएगा dt, बराबर इसका गुणांक 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस D एक्टिव मास ऑफ F2 है ना बटा क्या हो जाएगा जी dt। ठीक है, इसको देखते हैं तो 1/2 G एक्टिव मास ऑफ NO2F है ना बटा क्या हो जाएगा dt। इसको देखिए हम तो कैसे लिखेंगे जी, यानी R बराबर क्या हो जाएगा -1/2 है ना D एक्टिव मास ऑफ H2 बटा क्या हो जाएगा dt है ना, बराबर इसको देखें हम तो D एक्टिव मास ऑफ O2 है ना बटा क्या हो जाएगा जी dt। ठीक है, इसको देखें हम तो 1/2 D एक्टिव मास ऑफ H2 है ना बटा क्या हो जाएगा जी dt। ठीक है, कुछ नोट में बातें हैं उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, है ना। देखिए लिखा गया है डेल्टा चिन्ह औसत दर के लिए तथा D तत्क्षणिक दर के लिए प्रयोग किया जाता है ना। नोट नंबर 2, अभिक्रिया की दर को एवरेज तथा तत्क्षणिक दर को R यानी इंस्टेंटेनियस द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी RINS और इसको RA भी है ना, इस प्रकार क्या करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं, लिखा गया है रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। यानी रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है, लेकिन जो मुख्य पॉइंट है उसी को लिया गया है। ठीक है, देखेंगे पहला क्या है अभिक्रिया की सांद्रता, दूसरा क्या है उत्प्रेरक की उपस्थिति, तीसरा क्या है ताप का प्रभाव, है ना। चलिए बारी बारी से सबको देखते हैं। देखेंगे लिखा गया है अभिक्रिया की सांद्रता यानी अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है, अर्थात वेग समानुपाती R। ये क्या है आपका अभिकारक की सांद्रता है,
यानी V के क्या होगा, समानुपाती होता है ना। साधारण उच्च रहने पर अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है तथा कम रहने पर घट जाती है। ठीक है। 2 नंबर उत्प्रेरक की उपस्थिति है ना। उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को लंबे समय अंतराल तक संग्रहित किया जाए तो उसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, परंतु उत्प्रेरक में यह अभिक्रिया विस्फोटक गति से संपन्न होती है ना। जैसे रिएक्शन लिखा गया है। ठीक है। चलिए नोट नंबर देख लेते हैं। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, है ना। क्या हो जाएगा जी, वैसे रासायनिक पदार्थ जो अपने में बिना परिवर्तन किए रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 3 नंबर ताप का प्रभाव, है ना। सामान्यतः अभिक्रियाओं में ताप बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है ना। सामान्यतः यह देखा जाता है कि प्रत्येक 10 डिग्री C पर ताप की वृद्धि पर अभिक्रिया का दर 2 गुनी या उससे अधिक हो जाती है। ये जो लाइन है इसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, है ना, क्योंकि एग्जाम में क्या है, पूछता है। ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।